नमस्कार। जब भी हम गुप्त साम्राज्य का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? भारत का स्वर्ण युग, है ना? महान कला, विज्ञान, साहित्य, सब कुछ। लेकिन कभी सोचा है कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने बड़े साम्राज्य को बिना आज की टेक्नोलॉजी के आखिर चलाया कैसे गया? राजधानी में बैठा एक राजा ये कैसे तय करता था कि दूर दराज का एक गांव भी ठीक से चल रहा है? आज हम इसी सुनहरे दौर के पीछे की शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव इंजीनियरिंग को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे सफर में हमारा गाइड क्या है? ये दस्तावेज। जी हां, नोट्स का सिर्फ एक पन्ना। ये सोचना भी अपने आप में कमाल है कि इसी एक पन्ने में एक महान साम्राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को समझने की चाबियां छिपी हुई हैं। आइए इसे मिलकर सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक सम्राट ने इतने विशाल भूभाग पर कुशलता से शासन आखिर क्या कैसे? और इसका जवाब सिर्फ जबरदस्ती या ताकत में नहीं, बल्कि शासन की एक बहुत ही स्मार्ट और लचीली प्रणाली में छिपा है। ये रहा हमारा आज का सफरनामा। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल टॉप से, यानी गुप्त शासन के मॉडल से, और फिर उनके सबसे बड़े राज को समझेंगे। एक विकेंद्रीकृत प्रणाली। हम आदेशों की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक देखेंगे, फिर समझेंगे कि साम्राज्य रोजमर्रा में चलता कैसे था, और आखिर में जमीनी हकीकत यानी गांव और शहरों के जीवन तक पहुंचेंगे। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये सब कैसे काम करता था ये समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कमान किसके हाथ में थी। गुप्त साम्राज्य में शक्ति का केंद्र आखिर था क्या? इसका जवाब देखिए बड़ा सीधा सा है। सिस्टम था पूरी तरह से राजतंत्रात्मक। इसका मतलब यह है कि राजा ही सब कुछ था। प्रशासन का हेड, सेना का सुप्रीम कमांडर और न्याय का आखिरी सोर्स भी। यानी कि अंतिम फैसला हमेशा और हमेशा राजा का ही होता था। और अगर किसी को शक हो कि राजा कितना पावरफुल था, तो बस उनकी उपाधियां सुन लीजिए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनकी असीम शक्ति का ऐलान थे। महाराजाधिराज, परम भट्टारक और यहां तक कि परमेश्वर, ये टाइटल्स सम्राट को लगभग एक दैवीय दर्जा दे देते थे। अब यहां कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भले ही राजा इतना शक्तिशाली था, गुप्त शासकों को यह एहसास हो गया था कि एक अकेले केंद्र से इतने बड़े साम्राज्य को चलाना लगभग नामुमकिन है। तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। और यहीं पर हमें मिलती है उनकी कामयाबी की चाबी, और वो थी विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्र से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय उन्होंने शक्ति को बांट दिया। हमारा सोर्स साफ साफ बताता है, उन्होंने 3 लेवल पर काम करने वाली एक प्रणाली बनाई: केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? एक पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य में किसी भी छोटी मोटी स्थानीय समस्या को सुलझाने के लिए फैसले का इंतजार राजधानी से होता, जो बहुत धीमा और बेअसर होता। लेकिन गुप्त मॉडल अलग था। उन्होंने प्रांतों और स्थानीय इकाइयों को अधिकार दिए, जिससे समस्याओं को जमीन पर ही तेजी से और बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता था। तो ये विकेंद्रीकृत प्रणाली असल में दिखती कैसी थी? सत्ता ऊपर से नीचे तक पहुंचती कैसे थी? चलिए अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और ये सिस्टम कुछ इस तरह से व्यवस्थित था। देखिए, सबसे ऊपर राजा, जिनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद थी। फिर साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें भुक्ति कहते थे, और हर प्रांत का अपना गवर्नर होता था। ये प्रांत आगे जिलों में बटे थे, जिन्हें विषय कहा जाता था, और उनका अपना प्रमुख होता था। और इस सबकी नींव में थी सबसे महत्वपूर्ण इकाई, गांव, जिसका नेतृत्व ग्रामिक करता था। एकदम सटीक, लेयर बाय लेयर व्यवस्था। ठीक है, तो हमने ढांचा तो समझ लिया, पर यह ढांचा काम क्या करता था? एक साम्राज्य को चलाने के लिए आखिर किन चीजों की जरूरत होती है? अब हम सरकार के मुख्य कामों और विभागों पर नजर डालेंगे। मोटे तौर पर देखें तो गुप्त प्रशासन इन 4 बड़े स्तंभों पर टिका था। पहला, राजस्व यानी पैसा इकट्ठा करना। दूसरा, न्याय यानी लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। तीसरा, सेना यानी साम्राज्य की रक्षा करना। और चौथा, लोक कल्याण यानी जनता की भलाई के लिए काम करना। सीधी सी बात है, किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और गुप्त साम्राज्य भी इससे अलग नहीं था। उनकी आय का मुख्य स्रोत, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या थी? भू राजस्व यानी खेती से होने वाली कमाई पर लगने वाला टैक्स। हमारे सोच के हिसाब से तो करीब 18 अलग अलग तरह के टैक्स थे। कमाल है। चलिए कुछ जरूरी वाले देखते हैं। भाग जो था वो राजा के लिए कृषि उपज का एक हिस्सा था। भोग समय समय पर दिए जाने वाले तोहफे हुआ करते थे, जैसे फल या फूल।
ऊपरी कर जैसे एक्स्ट्रा टैक्स भी थे, और हाँ, व्यापार के सामान पर शुल्क नाम की कस्टम ड्यूटी भी लगती थी। मतलब एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम था। और जाहिर है, साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना तो चाहिए ही थी। भले ही राजा सुप्रीम कमांडर थे, लेकिन रोजमर्रा का ऑपरेशन महाबलाधिकृत नाम का एक टॉप अफसर संभालता था। सेना को 4 क्लासिक डिवीजनों में बांटा गया था: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, वो खतरनाक हाथी दल और रथ सेना। चलिए, अब प्रशासन के सबसे निचले लेकिन सबसे जरूरी स्तर पर उतरते हैं, गांव और शहर। आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का शासन आखिर कैसे चलता था? गांवों का प्रशासन ग्रामिक यानी गांव के मुखिया के हाथ में था, और उनकी मदद के लिए पंचमंडली नाम की बुजुर्गों की एक सभा होती थी। यही परिषद गांव के सार्वजनिक कामों की देखरेख करती थी: मंदिर बनवाना, कुएं खुदवाना, सड़कें ठीक रखना। मतलब 1550 साल से भी पहले ग्रासरूट लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस का इतना बेहतरीन उदाहरण। शहरों का प्रशासन, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, थोड़ा अलग था। वो व्यापार और व्यवस्था पर ज्यादा फोकस था। नगर प्रमुख, जिन्हें नगर श्रेष्ठी कहते थे, उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड से मदद मिलती थी ताकि हलचल भरे शहरी केंद्रों का मैनेजमेंट ठीक से हो सके। तो कुल मिलाकर हमारा सोर्स हमें जो बताता है वो ये है कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था कोई अचानक से बनी चीज नहीं थी। ये एक सोची समझी, सुसंगठित और आदर्श रूप से प्लान की गई प्रणाली थी, जिसे काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और यहीं इस पूरे सिस्टम का असली जीनियस छिपा है। गुप्त प्रशासन की कामयाबी का राज था उसका संतुलन। राजा का सुप्रीम अधिकार और स्थानीय स्तर पर दी गई महत्वपूर्ण आजादी के बीच का एक आदर्श संतुलन। इसी बैलेंस ने इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक प्रभावी ढंग से चलाए रखा। और ये सब हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, 1500 साल पहले बनाई गई एक योजनाबद्ध विकेंद्रीकृत प्रणाली जो स्थानीय स्वायत्ता को इतना महत्व देती थी, क्या आज की हमारी आधुनिक शासन प्रणालियां इससे कुछ सीख सकती हैं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।